जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 की जो भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 में जो पाठ नंबर 3 दिया गया आपका जाति, बंधुत्व तथा वर्ग, उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया हुआ है कि महाभारत के संदर्भ में सही कथन है। इसके वर्तमान स्वरूप में 1 लाख से अधिक श्लोकों का समावेश है। ठीक है। महाभारत की मुख्य कथा दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। ये भी ठीक है। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। ये भी ठीक है। यानी इसका आंसर आपका होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, 17वीं शताब्दी की महाभारत के दृश्यांकन वाली मृण्मयी मूर्तिकला कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 3, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की महत्वाकांक्षी परियोजना किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई थी वी.एस. सुखथंकर। इनके नेतृत्व में ये परियोजना प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 4, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो ये शुरुआत हुई थी 1919 ईस्वी में। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? परिवार के लिए। संस्कृत ग्रंथों में बांधुओं के बड़े समूह को इंगित करने वाला शब्द कौन सा है? तो बांधुओं के लिए शब्द यूज किया जाता है जाति। वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र फिर पौत्र फिर प्रपौत्र आदि से चलती क्या कहलाती है? पितृवंशिकता। कौरव पांडव किस वंश से संबंध थे? तो ये संबंध था कुरु से। किस प्राचीन ग्रंथ में उत्तम पुत्रों के प्रजनन संबंधी मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में किस देवता को शौर्य, युद्ध और वर्षा का प्रमुख देवता माना गया? तो ये माना गया इंद्र को। महाभारत के किस पर्व में कौरव पांडव संघर्ष का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है आदि पर्व में। क्वेश्चन नंबर 12, माँ से जुड़ी वंश परंपरा कहलाती है। तो जो माँ से जुड़ी वंश परंपरा क्या कहलाती है? मातृत्वात्मक या मातृवंशिकता। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अंतर्विवाह, समूह के मध्य होने वाले वैवाहिक संबंध। बहिर्विवाह, गोत्र से बाहर किए जाने वाले विवाह संबंध। बहुपत्नी प्रथा, एक पुरुष की एकाधिक पत्नियां। तो ये सारे के सारे सुमेलित है। यानी अंतर्विवाह क्या होगा? समूह के मध्य होने वाले वैवाहिक संबंध। बहिर्विवाह क्या होगा? गोत्र से बाहर किए जाने वाले विवाह को बोलते हैं। और बहुपत्नी क्या होगा? एक से अधिक, एक पुरुष की जो एक से अधिक पत्नियां हो तो उसको बहुपत्नी प्रथा बोलते हैं। यानी सारे के सारे सुमेलित है। पिता का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य किसे माना गया है? तो ये माना गया है कन्यादान को, विवाह में कन्या की भेंट। कौरव किसके पुत्र थे? तो ये थे धृतराष्ट्र के। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो यह है 8 प्रकार के विवाहों का। मनुस्मृति का संकलन काल माना जाता है। तो ये 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 18, गोत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो गोत्र के संबंध में यह ब्राह्मणीय पद्धति 1000 ईस्वी पूर्व बाद से प्रचलन में आई। ये भी ठीक है। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। ये भी ठीक है। गोत्र के सदस्य ऋषि माने जाते थे। ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा विवाह बहुपति प्रथा का अनुसरण करता हुआ प्रतीत होता है? तो द्रौपदी पांडव विवाह जो है वो बहुपति प्रथा का एग्जाम्पल है। निम्न में से कौन सा जन्मांध नेत्रहीन थे? जन्म से अंधे थे तो वो थे धृतराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 21, ब्राह्मण लेखकों का मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए। और रीजन दिया गया उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय विभिन्नता और संसार की बाधाओं की वजह से ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। तो इसमें कौन सा सत्य है? तो ए और आर दोनों सत्य है। गोत्र व्यवस्था का महत्वपूर्ण नियम है। तो ये है विवाह के बाद
स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र को माना जाता था, ये ठीक है। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे, ये भी ठीक है। गोत्र व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी, ये गलत है, यानी अ और ब इसके राइट आंसर है। 23 किस राजवंश के शासकों के नाम मातृवंशिक या मातृसत्तात्मक परंपरा का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं? तो वो है सातवाहन वंश के। सातवाहन वंश का शासन काल है, तो सातवाहन वंश 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक रहता है। 25 किन वैदिक ऋषियों के नाम पर सातवाहन शासकों की गोत्र परंपरा आधारित थी? तो ये थी गौतम और वशिष्ठ। सातवाहन वंश के शासकों ने भारत के किस भाग पर शासन किया? तो ये किया पश्चिम भारत और दक्कन के कुछ भाग पे। 27 पुत्र किस भाषा का शब्द है? तो यह प्राकृत भाषा का। किस उपनिषद में मातृनाम निर्दिष्ट आचार्यों व शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है? तो ये मिलती है बृहदारण्यकोपनिषद में। 29 महाभारत कालीन किस महिला ने दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की थी? तो ये विनती की थी गांधारी ने। 30 किस वंश की रानियों के नाम उनके पिता के गोत्र से संबंध थे? तो ये थे सातवाहन। किस वंश की रानियों ने विवाह के बाद अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा अपने पिता का गोत्र नाम ही कायम रखा? तो ये सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 32 चार वर्णों के कर्तव्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ कार्य, दान लेना व देना आदि था। तो ये बिल्कुल ठीक है। क्षत्रियों का कार्य युद्ध करना, लोगों की सुरक्षा, न्याय करना, वेदाध्ययन, यज्ञ कार्य, दान दक्षिणा देना था। तो ये भी ठीक है। शूद्रों का कार्य तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना था, ये भी ठीक है। वैश्यों का कार्य वेद पढ़ना, यज्ञ कार्य, दान दक्षिणा देना, कृषि, गोपालन, व्यापार आदि था, ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त चारों के चारों आपके ठीक हो जाएंगे। 33 किस वर्ण का दावा था कि वर्ण व्यवस्था की एक देवीय व्यवस्था है जिसमें उसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? ब्राह्मणों का। क्वेश्चन नंबर 34 विराट पुरुष के शरीर से चार वर्णों की उत्पत्ति के संदर्भ में सही युग्म है? ब्राह्मण मुख से, वैश्य जंघा से, ये भी ठीक है। क्षत्रिय भुजा से, ये भी ठीक है। शूद्र पैर से, ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सारे ठीक है। विराट पुरुष के शरीर से चार वर्णों की उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है पुरुष सूक्त में। द्रोणाचार्य तथा एकलव्य प्रसंग का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आदि पर्व में। एकलव्य का संबंध किस समुदाय से था? तो ये था निषाद समुदाय। सातवाहन शासकों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन राजाओं को उनके मातृनाम से चिन्हित किया जाता था, ठीक है। सातवाहन वंश में सिंहासन का उत्तराधिकारी पितृवंशिक होता था, दोनों ठीक है। 39 खालिस्तान में मौर्य शासकों को निम्न कुल का माना गया। तो ब्राह्मणीय जो शास्त्र है उनमें मौर्यों को निम्न कुल का बताया गया। मौर्यों के उत्तराधिकारी शुंग और कणव किस वर्ण से संबंधित है? तो ये ब्राह्मण वर्ग से। किस राजवंश के शासकों को उनके मातृनाम यानी माता के नाम से चिन्हित किया जाता था? तो ये सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 42 खालिस्तान के अनुसार मौर्य शासक क्षत्रिय थे। तो बौद्ध ग्रंथ जो है वो कहते हैं कि मौर्य शासक क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ उनको निम्न कुल का बताते हैं। 43 किस शासक ने अपने अभिलेखों में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था? तो ये था रुद्रदमन। किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अद्वितीय ब्राह्मण या अनूठा ब्राह्मण कहा? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। किस सातवाहन शासक को क्षत्रियों के द्रव घमंड का हनन करने वाला यानी खतीय दपमान मदनस कहा गया है? ये कहा गया गौतमी पुत्र सातकर्णी को। किस सातवाहन शासक ने चातुर्वर्ण्य संकरता को रोकने का प्रयास किया? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा किस वर्ण का होना चाहिए? क्षत्रिय वंश का। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे,
ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राज्य को क्षत्रिय वर्ण का होना चाहिए, तो दोनों कथन सही है। दसपुर किसका प्राचीन नाम है, तो यह मंदसौर का। जाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ब्राह्मणीय सिद्धांत में जाति भी जन्म पर आधारित थी, जातियों की संख्या निश्चित नहीं थी। चतुर्वर्ण व्यवस्था में समाहित न हो सकने वाले समूह को जातियों में वर्गीकरण कर दिया गया। तो ये सारे के सारे कथन आपके ठीक हैं, तो इसका आंसर हुआ उपरोक्त सभी। 5वीं शताब्दी ईस्वी के किस अभिलेख में रेशम बुनकर श्रेणी का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है मंदसौर अभिलेख में। लाट प्रदेश का वर्तमान साम्य किस क्षेत्र से किया जाता है, किया जाता है गुजरात से। रेशम बुनकर श्रेणी ने शिल्प कर्म से अर्जित धन से किस देवता के सम्मान में मंदिर बनवाया, तो ये बनवाया था सूर्य भगवान को समर्पित मंदिर बनवाया। 54 रेशम बुनकर श्रेणी के लोग मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो ये थे लाट प्रदेश के। संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों में वणिक शब्द का प्रयोग किन के लिए हुआ है, तो ये हुआ व्यापारी वर्ग के लिए। 56 शास्त्रों में व्यापार को किसकी जीविका बताया गया है, तो ये वैश्य जाति। 57 मृच्छकटिकम नामक नाटक की रचना किसने की थी, ये की थी शूद्रक ने। और मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। 58 मृच्छकटिकम का नायक कौन था, तो ये था चारुदत्त। 59 श्रेणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी, ठीक है। मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकर श्रेणी का उल्लेख मिलता है, ये भी ठीक है। एक ही जीविका या व्यवसाय से जुड़ी जातियों को श्रेणियों में संगठित किया जाता था, ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 4 वर्णों से परे समुदायों में से एक निषाद वर्ग के संदर्भ में कौन सा कथन सही था? संस्कृत साहित्य में इन्हें कई बार विचित्र असभ्य पशुवत चित्रित किया गया है, ये ठीक है। वन प्रांतर में बसने वाले लोगों के लिए शिकार और कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था, ये ठीक है। एकलव्य निषाद वर्ग का सदस्य था, ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। महाभारत के किस भाग में बाघ सदृशपति कथा का उल्लेख हुआ है, ये हुआ आदि पर्व में। हिडिंबा ने किस पांडव से विवाह का प्रस्ताव किया था, तो ये किया था भीम से। घटोत्कच किसका पुत्र था, तो घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र था। किस ग्रंथ में चांडाल के कर्तव्यों की सूची मिलती है, तो ये मिलती है मनुस्मृति में। 65 शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वाले क्या कहलाते थे, तो ये चांडाल कहलाते थे। चांडालों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वर्ण व्यवस्था वाले समाज में इन्हें सबसे निम्न कोटि का माना जाता था या निम्न कोटि में रखा जाता था, ये ठीक है। गांव के बाहर रहने वाले लोग फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, ये भी ठीक है। चांडाल लोग मृत लोगों के वस्त्र और लोहे के आभूषण पहनते थे, ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। 67 इस चीनी बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाए, तो ये कहा था फायान ने या फाशियन ने। 68 किस चीनी तीर्थयात्री ने उल्लेख किया है कि वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था, तो ये बताया था स्वांगसांग या हुएनसांग ने। क्वेश्चन नंबर 69 बोधिसत्व से क्या तात्पर्य है? यानी बोधिसत्व या बोधिसत्व से तात्पर्य था पुनर्जन्म में बुद्ध। 70 चंडाल के रूप में बोधिसत्व की कथा को उल्लेख मिलता है, तो ये कथा मिलती है मातंग जातक में। चंडाल पुत्र के रूप में जन्मे बोधिसत्व का क्या नाम था, तो ये था मातंग। 72 किसके संदर्भ में कहा गया है कि उसने 3 वेदों का अध्ययन किया तथा प्रत्येक दिन में 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था, तो ये कहा गया है मांडव्य कुमार के बारे में। चंडाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये रात्रि में गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे, इन्हें संबंधियों से विहीन मृतकों की अंत्येष्टि करनी पड़ती थी, इन्हें वधिक के रूप में कार्य करना पड़ता था, ये तीनों के तीनों ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। मातंग जातक किस भाषा में लिखी रचना है, तो ये पाली भाषा में लिखी हुई है। मनुस्मृति में उल्लिखित पैतृक जायदाद के संदर्भ में सही कथन है। पैतृक जायदाद
का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्र में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। ये भी ठीक है। स्त्रियां पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। स्त्री धन या स्त्री का धन से क्या तात्पर्य है? तो यह विवाह के समय मिले उपहार। स्त्री धन के संदर्भ में सही कथन है। विवाह के समय मिले उपहार इसके अंतर्गत आते हैं। ये ठीक है। संतान इसे विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी। ये भी ठीक है। इस पर पति का कोई अधिकार नहीं होता था। ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। मनुस्मृति में पुरुषों द्वारा धन अर्जित करने के लिए कितने तरीकों का उल्लेख किया गया है? तो ये 7 तरीकों का। मनुस्मृति में स्त्रियों द्वारा धन अर्जित करने के लिए कितने तरीकों का उल्लेख किया गया है? तो इनके लिए किया गया 6 तरीकों का। वर्ण और संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में सही कथन है। ब्राह्मणीय ग्रंथानुसार संपत्ति पर अधिकार का एक आधार वर्ण था। ठीक है। शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। ये ठीक है। 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। ये भी ठीक है। ये उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में बौद्ध दृष्टिकोण के अनुसार सही कथन है। वर्ण व्यवस्था की सर्वविदित आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में विकसित हुई। ठीक है। बौद्धों ने स्वीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी, किंतु ये भेद न तो नैसर्गिक थे और न ही स्थायी। ये भी ठीक है। बौद्धों ने जन्म आधारित सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। इस ग्रंथ में राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के मध्य हुए संवाद का उल्लेख मिलता है। ये मिलता है मंजीव निकाय में। मंजीव निकाय किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये पाली भाषा का। निर्दनदानी सरदार का उल्लेख किस में मिलता है? पुरुनानुरु में मिलता है। पुरुनानुरु क्या है? तो पुरुनानुरु तमिल संगम साहित्य की एक पद्यावली है। सुत्तपिटक के अनुसार महासम्मत उपाधि किसे प्राप्त होगी? सब लोगों द्वारा चयनित व्यक्ति को। राजा की सेवा के बदले दिया जाने वाला मूल्य कहलाता है? तो कर कहलाता था। महाभारत की विषय वस्तु को किस शीर्षक के अंतर्गत रखा जाता है? ये रखा जाता है आख्यान और उपदेशात्मक, इन दोनों के अंतर्गत इसको रखा जाता है। महाभारत के आख्यान शीर्षक में किसका उल्लेख मिलता है? कहानियों का संग्रह। महाभारत के उपदेशात्मक भाग में किसका उल्लेख मिलता है? सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश कौन सा है? भगवत गीता। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को किस श्रेणी में रखा गया था? तो ये रखा गया था इतिहास की श्रेणी में। इतिहास शब्द का अर्थ है, इतिहास का मतलब होता है ऐसा ही था। इतिहासकारों के अनुसार महाभारत का मुख्य कथानक है स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति। 95। महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन थे? तो महाभारत की जो मूल कथा है उसके रचयिता थे भाट, सारथी या सूत। 96। साहित्यिक परंपरा में महाभारत के रचयिता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है वेद व्यास जी को। परंपरा के अनुसार किस देवता द्वारा महाभारत को लिपिबद्ध किया गया? तो ये किया गया था गणेश जी द्वारा। 98। निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्षेत्रीय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाकर उनकी विजय उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखने वालों को भाट, सारथी या सूत कहा जाता था। बिल्कुल ठीक है। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से ब्राह्मणों ने महाभारत की कथा परंपरा पर अधिकार कर इसे लिखा। ये भी ठीक है। 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते वृहत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। ये भी ठीक है। इन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। 99। हस्तिनापुर कहाँ स्थित है? तो हस्तिनापुर है मेरठ, यूपी में। बीबी लाल के नेतृत्व में हस्तिनापुर गांव का उत्खनन कब किया गया? तो ये किया गया 1951 ईस्वी में। महाभारत में उल्लेखित कुरु राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कुरु राज्य की राजधानी हस्तिनापुर। बीबी लाल को हस्तिनापुर के उत्खनन से आबादी के कितने स्तरों के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं 5। हस्तिनापुर के उत्खनन से प्राप्त कौन से स्तर महाभारत के विश्लेषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो जो
द्वितीय स्तर और जो तृतीय स्तर है यानी दूसरा और तीसरा, दूसरा जो 12वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से और तीसरा स्तर 6ठी से तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से जो संबंधित है वही महत्वपूर्ण है। हस्तिनापुर के उत्खनन से प्राप्त दूसरे स्तर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उत्खनित सीमित क्षेत्र से आवास घरों की कोई निश्चित प्रयोजना नहीं मिलती। ठीक है। यहाँ मिट्टी की बनी दीवारें तथा कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती है, ये भी ठीक है। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के पलस्तर की खोज से इस बात की जानकारी मिलती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी होती थी जिन पर मिट्टी का पलस्तर चढ़ा दिया जाता था, ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। हस्तिनापुर के उत्खनन से प्राप्त तृतीय स्तर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यानी जो तीसरा स्तर मिला है उसके बारे में। तो घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों से बने हुए थे, ये ठीक है। घरों में शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास हेतु प्रयोग किए जाते थे, ये भी ठीक है। वल्य कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले गर्तों दोनों ही रूपों में किया जाता था, ये भी ठीक है। इन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा है द्रौपदी से पांडवों का विवाह। द्रौपदी से पांडवों का विवाह किस प्रकार का विवाह है? बहुपति विवाह का एक उदाहरण है। महाभारत के आदि पर्व में किस नगर को समुद्र की भांति भरा हुआ सैकड़ों प्रासादों से संकुलित सिंह द्वार तोरण और कंगूरे सघन बादलों की तरह घुमड़ने वाले तथा इंद्र की नगरी के समान शोभायमान बताया गया है? तो ये बताया गया हस्तिनापुर को। द्रौपदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पंचाल देश की होने के कारण इसे पंचाली तथा द्रुपद पुत्री होने के कारण इसे द्रौपदी कहा जाता था, बिल्कुल ठीक है। अर्जुन ने द्रुपद द्वारा स्वयंवर में आयोजित प्रतियोगिता जीतकर द्रौपदी से विवाह किया था, ये ठीक है। कुंती ने द्रौपदी को बिना देखे ही पांडवों को आपस में बांट लेने को कहा, ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। बहुपति विवाह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? महाभारत को पुनर्निर्मित करने वाले ब्राह्मणों में समय के साथ यह प्रथा अमान्य हो गई, ठीक है। संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी, ठीक है। युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया, ये भी ठीक है। इन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। बहुपति प्रथा भारत के किस क्षेत्र में आज भी प्रचलित है? तो हिमालय वाले क्षेत्र में। कुंती और निषादी शीर्षक वाली लघु कथा की रचना किसने की थी? ये की थी महाश्वेता देवी ने। कौन सा युगम सही सुमेलित है? अष्टाध्यायी लगभग 500 ईस्वी पूर्व, ठीक है। पुराणों का संकलन किया गया 200 ईस्वी पूर्व, ये भी ठीक है। चरक संहिता सुश्रुत संहिता संस्कृत में ये 1000 ईस्वी पूर्व, यानी ये सभी के सभी सुमेलित है। जे.ए.बी. वैन ब्यूटेनन ने महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद कब प्रारंभ किया? 1973 ईस्वी में। कौन सा युगम सही सुमेलित है? प्रमुख धर्मसूत्र 500 से 200 ईस्वी पूर्व, ठीक है। मनुस्मृति 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में इसका संकलन किया गया, ये भी ठीक है। तमिल संगम साहित्य की रचना व संकलन 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक, ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इस पाठ नंबर 3 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने आज डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।